हाय स्टूडेंट्स, बेटा आज क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट के 9th लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। पिछला लेक्चर जो मैंने बताया था वो 9 था और नॉर्मलिटी की रिगार्डिंग, इक्विवेलेंट मास की रिगार्डिंग बातें की थी। तो पहले आप पिछले लेक्चर को रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर इस पर आप आएंगे। नॉर्मलिटी निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कल। अब ये यहाँ से आप देखें, नॉर्मलिटी के रिगार्डिंग लास्ट जो हमारे पास बात है वो है कि अगर आप कई सारे सोल्यूशन को मिक्सअप करते हैं तो जो बनेगा फाइनल, जो बनेगा रिजल्टिंग, उसका नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ से देखें कि मैंने लिखा है N1V1 प्लस माइनस N2V2 इक्वल टू NMVM। प्लस का मतलब होता है कि हमने एक जैसे सोल्यूशन को मिक्सअप किया हुआ है, मतलब सारे एसिड को मिला लो, सारे बेस को मिला लो, तब प्लस का साइन आएगा। और अगर एक एसिड और एक बेस हो तो माइनस आएगा। इन दोनों में से कोई एक ही साइन आपको देना है। N1 क्या है? पहले सोल्यूशन की नॉर्मलिटी, V1 पहले सोल्यूशन का वॉल्यूम, N2 दूसरे सोल्यूशन की नॉर्मलिटी, V2 दूसरे सोल्यूशन का वॉल्यूम, और NM मिक्सर का नॉर्मलिटी, VM मिक्सर का वॉल्यूम। इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं एक अननोन होगा, उसको आप निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम्स बताऊंगा मैं आपको इस पे, इसके रिगार्डिंग जो इतने भी बनते हैं प्रॉब्लम्स। तो यहाँ तक आपका नॉर्मलिटी फिनिश होता है। अब बेटा हमारे पास जो अगला जो टर्म है सोल्यूशन के रिगार्डिंग वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? किसी सोल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना हो ना तो मोलरिटी निकालना आपने सीखा है। मोलरिटी में आप क्या करें, उस सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करें। अगर किसी सोल्यूशन का मोलरिटी नोन है और आप सॉल्यूट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको स्ट्रेंथ देगा। तो जाहिर सी बात है इसका यूनिट होगा ग्राम पर लीटर। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट बनेगा इसका ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ को कई जगह एस से भी लिखा होता है, पूरा आप स्ट्रेंथ लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर इसी अमाउंट का आप मोल में जब लेते थे तो मोलरिटी बन जाता था, लेकिन जब ग्राम में लेंगे तो स्ट्रेंथ कहलाएगा। इतना ही फर्क है बस। आप एग्जांपल के लिए देखें और क्लियर होगा आपको कि किसी सोल्यूशन की मोलरिटी दी हुई है 0.2 और सॉल्यूट आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट। आपको स्ट्रेंथ निकालना है, मोलरिटी दिया हुआ है 0.2। मैंने बोला स्ट्रेंथ निकालने के लिए मोलरिटी में इस सॉल्यूट के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। मोलर मास आप जोड़ लें, सबका एटॉमिक मास 40 प्लस 12 प्लस 48 100 होता है, तो 100 इंटू दिस कर दो, स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ कितना आएगा? 0.2 इंटू 100, 20 ग्राम पर लीटर। यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। एक और लास्ट में जो टर्म है फॉर्मेलिटी। ये सारे जो आप चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे ये केवल कंपटीशन के लिए है, सिलेबस में से चीज़ें पूछी नहीं जाती। फॉर्मेलिटी बेटा एक तरह का मोलरिटी ही है, लेकिन फ़र्क इस बात का होता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूट को इलेक्ट्रोलाइट हो, आयोनिक कंपाउंड्स हो, जो आयंस बनाते हैं, आयन से जो बने होते हैं, तो वैसे केस में मोलरिटी टर्म नहीं यूज करके फॉर्मेलिटी टर्म यूज करते हैं। इतना ही फर्क है बस। इट इज मोलरिटी इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। इतनी सी बात है बस। दिस यूनिट इज एप्लीकेबल फॉर आयोनिक सॉल्यूट लाइक NaCl, KCl. It is defined as number of moles of ionic solute in 1 liter solution. Its unit is like molarity, मोल पर लीटर। तो फॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे आप? फॉर्मेलिटी जैसे मोलरिटी निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। और यहाँ जो नोट करके मैंने आपको बता रखा है, ये चीज़ें आप पहले से जानते हैं। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब, ये बराबर होता है 1000 ml के, 1000 मिलीलीटर, या 1000 cc, या 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो फॉर्मेलिटी टर्म केवल हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। अब बेटा हम लोग जो बात करेंगे, 9th लेक्चर आपका फिनिश हुआ, अब 10th पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड के लिए भी एंड कंपटीशन के लिए भी। परसेंटेज, मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। आप केयरफुली लेक्चर को सुनेंगे, सारे इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। आपको कंसेप्ट समझना है। परसेंटेज कंपोजिशन,
एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। पहले तो हम लोग परसेंट कैसे निकालते हैं यही समझेंगे। मान लो अगर आपके पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का आपको परसेंट निकालना है कि मास के हिसाब से कितना परसेंट है। तो परसेंट आप कैसे निकालते हैं कि जिसका परसेंटेज आपको चाहिए उसका मास बाय टोटल कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई 100। ऐसा आप इसको ऐसे देखें आप कि जैसे अगर किसी मॉलिक्यूल में इन मॉलिक्यूल और कंपाउंड मास परसेंट एलिमेंट का निकालना है तो उस एलिमेंट का आप टोटल मास देख लें। टोटल मास कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ एटम, उसको एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे अगर वाटर लिखा हुआ आपके पास H2O अगर मैं लिख दूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 2 होगी, ऑक्सीजन की 1 होगी। तो नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास बाय उस पूरे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 100। आप इसको एग्जाम्पल से समझे और क्लियर होगा। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट इन बेंजीन C6H6। आपको इस बेंजीन में दो तरह के एलिमेंट्स है, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, दोनों का परसेंट आपको निकालना है। पहले मैं कार्बन की बात कर रहा हूँ, मास ऑफ कार्बन इन बेंजीन। तो यहाँ पे कार्बन के 6 एटम थे तो 6 इंटू एटोमिक मास कार्बन का 12, 76 आ गया, एटोमिसिटी इंटू एटोमिक मास। फिर हम लोग अगर हाइड्रोजन की बात करें तो मास ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन, तो हाइड्रोजन के भी 6 एटम है यहाँ पे, तो 6 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ये 6 ग्राम हो गया। मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का निकालते हैं बेंजीन का, तो आप निकाल सकते हैं 78 आ जाएगा, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 78 ग्राम पर मोल। अब कार्बन का बेटा जब मास परसेंट निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो आपको क्या करना है कि कार्बन का एटोमिसिटी इंटू कार्बन का एटॉमिक मास बाय टोटल कंपाउंड का मास मल्टीप्लाई 100 कर दो, सॉल्व कर दो आप इसको। 92.3 आ गया, कितना परसेंट कार्बन है इसमें। उसी तरीके से अगर आपको हाइड्रोजन का मास परसेंट चाहिए बेंजीन में, तो या तो आप 100 में से इसको माइनस कर लें तो आ जाएगा, नहीं तो आप फार्मूले पे अगर आप जाते हैं तो एटोमिसिटी कितनी थी हाइड्रोजन की? 6 थी, 6 एटम थे बेंजीन में, तो 6 इंटू एटोमिक मास बाय कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 100, 7.66 आ जाएगा। अब दो, ये पहला मैंने परसेंट निकालना किसी कंपाउंड में एलिमेंट का बताया। अब एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का आप समझे, इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो बेटा एम्पेरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का सबसे सिंपल फार्मूला होता है। जैसे आप ऐसे समझे, मैंने ये बेंजीन लिखा, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सिंपल बनाने का मतलब होता है कि कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल दूं मैं, 6 बाहर चला गया तो बचेगा C1H1 बचेगा, तो CH को बोलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला एंड C6H6 को बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो एक्चुअल होता है वो होता है मॉलिक्यूलर, और जो कॉमन फैक्टर के निकालने के बाद सिंपलेस्ट जो फॉर्म बचेगा दैट इज एम्पेरिकल। ये बेसिक डिफरेंसेज है दोनों में। आप डेफिनेशन को देखें यहाँ से कि द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में अलग अलग एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं, उस फार्मूला को बोलते हैं एम्पेरिकल। और जो एक्चुअल चीज को बताए, एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट के एक्चुअल एटम्स को बताया, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये चीज आपको एग्जांपल से और क्लियर होने वाला है। आप कुछ एग्जांपल देख लें यहाँ पे कि मैंने यहाँ लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला और यहाँ लिखा कॉमन फैक्टर, और ये आपके पास एम्पेरिकल फार्मूला। पहला एग्जांपल आपके पास बेंजीन का है, देखिए आप, तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कॉमन फैक्टर 6 होगा। हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर को N से लिखा हुआ है, 6 निकाल दिया, बचेगा C1H1CH। ये एम्पेरिकल, ये मॉलिक्यूलर, ये कॉमन फैक्टर। अब एक चीज़ और देखें आप कि अगर मैंने किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला दे दिया और कॉमन फैक्टर दे दिया और मॉलिक्यूलर पूछ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो और 6 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यही आपको मिलने वाला है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर एम्पेरिकल फार्मूला इनटू कॉमन फैक्टर, या कॉमन फैक्टर इनटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये बात मैंने यहाँ आपको लिख के बताया, रिलेशन होता है दोनों में, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू
कॉमन फैक्टर n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स हैं, जैसे C2H6 इथेन है, इसमें 2 कॉमन फैक्टर होगा, बचेगा CH3। C2H4O2 देखें आप, कॉमन फैक्टर यहाँ भी 2 है, तो यहाँ बचेगा C, 2 चला गया, यहाँ बचेगा H2, यहाँ बचेगा O, CH2O एम्पेरिकल है। CH4 आप देखें, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर नहीं हो मतलब 1 हो तो दोनों ही फार्मूला सेम होंगे। यहाँ आप देखें इफ n बराबर 1, अगर किसी कंपाउंड में कॉमन फैक्टर हो ही नहीं, जैसे CH4 हो गया, वाटर हो गया, तो दोनों ही फार्मूला बोथ मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल सेम ही होंगे। और n फैक्टर निकालने का और भी जो तरीका होता है, अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट दिया हुआ है और एम्पेरिकल फार्मूला वेट ग्राम में दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको n फैक्टर मिल जाएगा। जैसे यहीं पे आप देखें आप बेंजीन और CH, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास होता है 78 और इसका जो मास होगा 12 + 1 13, तो 78 में 13 से डिवाइड कर दें, 6 ही तो आएगा, 6 आ जाएगा आपके पास। तो n फैक्टर जहाँ निकालना हो तो आप दोनों फार्मूला के मास की हेल्प से निकाल सकते हैं। अब किसी भी गैस के लिए, फॉर गैसियस सब्सटेंस के लिए देख लें आप, किसी गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके वेपर डेंसिटी का डबल होता है। वेपर डेंसिटी एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ होता है, तो गैस का अगर वेपर डेंसिटी दिया हो आप डबल कर दें, उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा, पर केवल गैसेस के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए कहता है कि कोई ए अननोन गैस है जिसका वेपर डेंसिटी 22 है, कहता है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 44 होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी का ट्वाइस होगा। अब बेटा इसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे वो कल करेंगे डिस्कस हम लोग, एम्पेरिकल फार्मूला है ना मॉलिक्यूलर फार्मूला के रिगार्डिंग। तो इतना एक बार आप फेयर करेंगे और लेक्चर को केयरफुली आप वॉच करेंगे। थैंक यू।